तो हेलो दोस्त, आपका इस YouTube चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सब सही होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो यह जो है हम लोग का क्लास आज का जो है किस पे है, रिवीजन टॉपिक्स पे। तो पिछले क्लास में हम लोग एक रिवीजन क्लास डाले हैं, जो पिछले क्लास में हम लोग उससे रिलेटेड अच्छे से डिटेल में पढ़े थे, उसका रिवीजन हम लोग पढ़े हैं। उसके बाद यह दूसरा रिवीजन क्लास है जिसमें से हम लोग का आज का जो टॉपिक डिस्कस करना है क्या, सेल के बारे में, कोशिका के बारे में, सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत, प्रोटोप्लाज्म और जीवद्रव्य के बारे में आज का हम लोग का यह क्या है, तो इसका रिवीजन क्लास है। अगर आप इसका डिटेल क्लास अच्छे से नहीं देखे हैं तो सीरियल वाइज आप क्लास को देखते आइए, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा और एग्ज़ाम में आपको हेल्प होगी। तो आज हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं सेल के बारे में, सेल थ्योरी के बारे में और प्रोटोप्लाज्म जीवद्रव्य के बारे में। ये सब तीनों के बारे में आज हम लोग इसका रिवीजन क्लास, आज का क्लास क्या है, रिवीजन क्लास है। इससे डिटेल रिलेटेड जो हम लोग को वीडियो है दोस्त, पिछले क्लास में हम लोग क्या किए हैं, उसको पढ़ लिए हैं, पढ़ा दिए हैं, तो उसको आप वॉच कीजिए। वहाँ से बाद इसका रिवीजन क्लास देखिएगा तो और आपको क्या आएगा, इसमें क्लियरिटी आएगा। क्या आएगा? क्लियरिटी आएगा, समझने में आसानी होगी, जिससे आपका जो माइंड होगा एग्जाम में क्या होगा, अच्छे तरीके से इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे उस पर फोकस होगा। तो चलिए आज का क्लास बिना देरी किए हुए हम लोग का स्टार्ट करते हैं। और आज का जो क्लास है, सबसे पहले सेल को हम लोग समझेंगे, सेल का हम लोग रिवीजन करेंगे, उसके बाद सेल थ्योरी, उसके बाद प्रोटोप्लाज्म के बारे में। तो चलिए हम लोग सेल के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। सेल यानी कि कोशिका, क्या यानी दोस्त, तो कोशिका। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसके बारे में क्या हम लोग समझे थे कि सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं, यानी कि सेल के बारे में जो भी जानकारी प्राप्त करता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं क्या दोस्त, साइटोलॉजी। सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं, अध्ययन को क्या कहते हैं इसके, तो अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। सेल का क्या अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी। सेल किसे कहते हैं दोस्त, तो सेल क्या है, प्रत्येक जीव का क्या होता है, कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होता है। क्या होता है? यह जीवन का संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होता है। कार्यात्मक इकाई होता है। इसका कहने का क्या सेंस है दोस्त, तो इसका कहने का सेंस यह है कि जीवन, जो हमारा शरीर, किसी भी सजीव का जो शरीर जीवन बना है वह क्या है, उसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे स्मॉल इकाई है, वह क्या है, सेल है, कोशिका है। यानी कि सबसे उसका यूनिट जो है, सबसे इकाई क्या है, सबसे छोटा सेल। यानी कि सेल से ही मिलकर क्या बना है, पूरे शरीर का निर्माण हुआ। सेल से क्या बने हैं, ऊतक बने हैं, ऊतक से अंग बने हैं। इसी तरीका से क्या होगा, सेल से क्या बने हैं, सभी चीज बनकर और एक जीव का निर्माण हुआ है। तो इसका कहने का सेंस यही है। क्या है? यही है। उसके बाद इसके बारे में हम लोग खोज के बारे में समझेंगे कि इसका सबसे पहले खोज किसने किया दोस्त, तो सबसे पहले खोज इसका किसने किया, रॉबर्ट हुक ने किया। किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। रॉबर्ट हुक ने कब किया, तो 1665 में। कब किया? 1665 में। इसको किस में देखा गया, तो कॉर्क में। किस में दोस्त, तो कॉर्क में इसे देखा गया। कॉर्क किससे प्राप्त होता है, तो कॉर्क किससे प्राप्त होता है, पेड़ की छाल से, पेड़ की छाल से कॉर्क प्राप्त होता है। किस पेड़ की छाल से कॉर्क प्राप्त होता है, तो किस पेड़ की छाल से, तो पेड़ का नाम क्या क्या है, यह जो है क्वेकर्स। और एक पेड़ होता है क्या, सुबेर। तो सुबेर के पेड़ और किससे, क्वेकर्स के पेड़ से क्या होता है, तो कॉर्क प्राप्त होता है। और कॉर्क पर ही क्या, तो इन्होंने सेल का खोज किया। किसने? रॉबर्ट हुक ने। कब? 1665 में। तो इन्होंने जो सेल का खोज किया, यानी कोशिका का खोज किया कॉर्क पे, तो वह कोशिका कैसा था, तो वह कोशिका मृत था। कैसा था दोस्त, तो यह जो कोशिका था, कैसा कोशिका था दोस्त, कोशिका का खोज किसने किया, कोशिका खोज जब इन्होंने किया तो यह कोशिका कैसा था, कोशिका कैसा था, मृत कोशिका था। मृत किसके कहते हैं, डेड सेल, यानी कि मरा हुआ कोशिका था। कैसा कोशिका था, मरा हुआ मृत कोशिका था। उसके बाद 1674 ईस्वी में लीवेनहॉक आते हैं। कब दोस्त, जीवित कोशिका का खोज किसने किया, सर लीवेनहॉक ने। कब किया दोस्त, तो कब किया, 1674 में आते हैं। कौन? सर जी लीवेनहॉक। कब आते हैं, 1674 में। इन्होंने क्या किया, तो जीवित कोशिका का खोज किया। किसने? लीवेनहॉक ने। किसने दोस्त, तो लीवेनहॉक ने। कब? 1674 ईस्वी में आते हैं।
और इन्होंने सबसे पहले कौन सा जीव को देखा सूक्ष्मदर्शी के द्वारा? तो शैवाल स्पायरोगायरा। तो सबसे पहला जो जीवित कोशिका को देखा किसने? तो लीवेनहॉक ने। किसमें देखा? तो इसे किसमें खोजा दोस्त? जीवित कोशिका खोज किसमें किया? जल में। किसमें? मीठे जल में। मीठे जल में। मीठे जल कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका क्या है? तालाब हो जाएगा। तालाब हो जाएगा और क्या? तो झील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झील। तो यहाँ क्या होते हैं? मीठे पानी पाए जाते हैं, जिसमें इन्होंने क्या किया? तो जीवित कोशिका का खोज किया। और सबसे पहले इन्होंने जीवित कोशिका को सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा, माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा। तो वह जीवित कोशिका क्या था दोस्त? शैवाल स्पायरोगायरा। सबसे पहले जीवित कोशिका कौन था? तो जीवित कोशिका कौन था? शैवाल स्पायरोगायरा। शैवाल स्पायरोगायरा था, जिसे लीवेनहॉक ने माइक्रोस्कोप से देखा। यानी कि जीवित कोशिका, सबसे पहला जो जीवित कोशिका था कौन था? शैवाल स्पायरोगायरा था, जिसे लीवेनहॉक ने तो माइक्रोस्कोप में इसको देखा। उसके बाद क्या आ जाता है? उसके बाद हम लोग इसको समझ लेंगे क्या दोस्त? तो जो कोशिका होता है, कोशिका इसमें क्या क्या पाई जाती है? तो इसमें जो पाया जाता है दोस्त, हाँ, उसके बाद क्या होता है? सबसे जो छोटी कोशिका उसका होता है सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? तो सबसे छोटी कोशिका कौन होता है? तो माइकोप्लाज्मा गैलासेप्टिकम्मा। उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद सबसे बड़ी कोशिका कौन हो जाएगा दोस्त? तो आपका इसमें क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग के अंडा। क्या हो जाएगा? शुतुरमुर्ग के अंडा। इसका साइज कितना होता है दोस्त? माइक्रोप्लाज्मा का 0.1 माइक्रोमीटर। कितना होता है? 0.1 माइक्रोमीटर शुतुरमुर्ग के अंडा। और क्या हो जाएगा? सबसे छोटा, सबसे लंबा कोशिका किसका होता है? तो सबसे लंबा कोशिका होता है किसका? तंत्रिका तंत्र का। उसके बाद यह तो क्या हो गया दोस्त? ओवरऑल हम लोग देख लिए। उसके बाद किस में कहेगा? तो मानव में। किस में कहेगा दोस्त? मानव में सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? तो स्पर्म, शुक्राणु। क्या होते हैं? स्पर्म क्या होते हैं? ह्यूमन में क्या होता है? सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु। उसके बाद क्या है? सबसे बड़ी कोशिका। मानव में सबसे बड़ी कोशिका मानव में सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? तो वह होता है ओवम यानी कि अंडाणु। क्या दोस्त? अंडाणु क्या होता है? सबसे बड़ी कोशिका होती है। उसके बाद इसमें क्या होता है? सबसे लंबी कोशिका। मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन होती है? तो यह होता है तंत्रिका तंत्र ही होता है। क्या होता है? तंत्रिका तंत्र होता है। तंत्रिका तंत्र। ऐसा कौन सा कोशिका है जिसका विभाजन नहीं होता है? तो लिखें क्या दोस्त? विभाजन रहित कोशिका। वह कौन सा कोशिका है जो विभाजित नहीं होती है? तो कौन सा होता है? तंत्रिका तंत्र। हेडिंग अति ब्रैकेट में क्या कर लीजिएगा? न्यूरॉन। उसके बाद क्या है? वह कौन सा अंग है जो बहुत ज्यादा क्या होता है? विभाजन उसका होता है। तो क्या है? लीवर। बहुत ज्यादा विभाजन अंग कौन है दोस्त? तो आपका क्या हो जाएगा? लीवर। क्या हो जाएगा? लीवर। तो ये सभी को बुलेट पॉइंट के माध्यम से आप उतार लीजिएगा। इतना हम लोग क्या किए थे? सेल में समझे थे। और हम लोग क्या समझे थे इससे रिलेटेड? इससे हम लोग रिलेटेड समझे थे क्या
से इससे रिलेटेड समझे थे कि इसमें क्या क्या पाया जाता है, अवयव कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं, जल पाए जाते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, लिपिड पाए जाते हैं, न्यूक्लिक अम्ल और आयन पाए जाते हैं। तो इसमें किसका किसका मात्रा कितना होता है दोस्त, तो इसमें जल का मात्रा कितना होता है, अवयव पाए जाते हैं किसमें, तो किसमें दोस्त, तो कोशिका में। जल का मात्रा कितना होता है, जल का कितना प्रतिशत होता है, 70 से 90% क्या होता है, कोशिका में जल पाया जाता है। और क्या पाया जाता है, तो प्रोटीन, प्रोटीन कितना पाया जाता है इसमें सेल में, तो सेल में पाया जाता है 10 से 15% क्या होता है इसमें प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट इसमें कितना पाया जाता है दोस्त, तो इसमें पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट 3%, कितना प्रतिशत, 3%। उसके बाद क्या लिपिड इसमें पाया जाता है, तो लिपिड कितना पाया जाता है 2%। न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल कितना पाया जाता है, न्यूक्लिक अम्ल कितना होता है दोस्तों, 5 से 7%। उसके बाद होता है आयन, आयन कितना होते हैं, तो आयन कितना होता है 1% पाया जाता है। तो इतने सारे अवयव से इतने सारे पदार्थों से मिलकर क्या बने होते हैं, तो आपका इसमें क्या होता है, कोशिका संगठन मिलकर बना होता है। जल कितना परसेंट, 70 से 90%, प्रोटीन 10 से 15, कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड 2%, न्यूक्लिक अम्ल 5 से 7% और आयन इसमें 1% इसमें मौजूदगी होती है। तो इतना क्या रह गया सेल के बारे में, हम लोग इससे जितने भी टॉपिक, इससे जितने भी क्वेश्चन बनते थे उसका हम लोग समझ लिए। तो यहाँ से किस तरीका का क्वेश्चन बन सकता है उसको आप समझिएगा। सबसे पहले यहाँ से पूछेगा कि कोशिका का खोज किसने किया। सबसे पहले यहाँ से आपसे क्या पूछ सकता है कि कोशिका का खोज किसने किया। तो कोशिका का खोज किसने किया दोस्त, रॉबर्ट हुक ने। किसने, रॉबर्ट हुक ने। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया। तो वह कैसा कोशिका था, तो वह मृत कोशिका था। कैसा कोशिका था, मृत कोशिका, डेड सेल था। उसके बाद बोलेगा कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया। तो जीवित कोशिका का खोज किसने किया, लीवेनहॉक ने। जीवित कोशिका का खोज किसने किया दोस्त, तो लीवेनहॉक ने। कब किया, 1674 में। तो इसके बाद पूछ सकता है कि जीवित कोशिका खोज किसने किया, लीवेनहॉक ने। और मृत कोशिका खोज किसने किया, तो किसने, रॉबर्ट हुक ने। उसके बाद भी पूछ सकता है कि कोशिका का खोज किसने किया, तो भी आपको लगाना होगा क्या, रॉबर्ट हुक ने ही। तो यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो सेल से हम लोग इतना ही, इसका जितना भी इससे रिलेटेड टॉपिक पॉइंट बनते थे उसको हम लोग डिस्कस कर लिए। अब हम लोग किसके बारे में समझेंगे, अब हम लोग सेल के थ्योरी के बारे में समझेंगे। सेल के कोशिका के बारे में हम लोग जितना भी इसका टॉपिक बनता था उसको हम लोग समझ लिए हैं। तो चलिए हम लोग अब किसके बारे में, सेल थ्योरी के बारे में समझते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्त इसको हम लोग मिटा देते हैं। उसके बाद हम लोग का जो आज का फिर दूसरा टॉपिक है सेल थ्योरी, उसको हम लोग समझते हैं। तो चलिए अब हम लोग किसके बारे में समझेंगे, सेल थ्योरी का रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। सेल का हम लोग कर लिए, अब सेल थ्योरी के बारे में समझ लेते हैं। तो सेल थ्योरी लिखकर क्या करेंगे, डैश देंगे सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या दोस्त, सेल थ्योरी यानी कि कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले कि सेल थ्योरी कोशिका सिद्धांत किसने दिया, किसने दिया दोस्त, तो स्लाइडेन एंड स्वान ने। किसने दिया, किसने दिया कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो स्लाइडेन एंड स्वान ने। क्या, किसने, स्लाइडेन एवं स्वान ने। क्या कर देंगे, स्लाइडेन एवं स्वान ने। कब दिया दोस्त, तो 1838 से 39 में। कब दिया, 1838 से 39 में इन्होंने क्या दिया, कोशिका का सिद्धांत दिया, कोशिका का सिद्धांत दिया। तो यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कोशिका सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया, तो स्लाइडेन एंड स्वान ने। कब दिया, 1838 से 39 में। तो इनका जो दिया गया सिद्धांत था दोस्त, स्लाइडेन एंड स्वान का, इनका जो दिया गया सिद्धांत था कैसा, क्या रह गया, असफल हो गया था। क्या हो गया, असफल हो गया था। आखिर में इनका जो दिया गया सिद्धांत असफल क्यों रह गया, तो इन्होंने तो कोशिका को सिद्धांत को दे दिया, लेकिन इन्होंने यह नहीं बता पाया कि कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। क्या दोस्त, कोशिकाओं का निर्माण कैसे, असफल क्यों हो गया, असफल क्यों लिखेंगे, तो क्या क्यों नहीं बता पाए, क्या नहीं बता पाए कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, नई कोशिकाओं का निर्माण, नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, कैसे होता है, यह बताने में क्या हो गए, असफल हो गए, बताने में
बताने में असफल हो गए। कौन? तो स्लाइडेन एंड स्वान ने, जिसके कारण जो इनका दिया गया जो सिद्धांत था इनका असफल हो गया। उसके बाद 1855 में दोस्त कब? तो 1855 में आते हैं रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो क्या दोस्त? रुडोल्फ विर्चो। तो इन्होंने सबसे पहले कहते हैं, इन्होंने सबसे पहले बोलते हैं कि क्या होती है? कोशिका विभाजित होती है। क्या होता है? कोशिका का विभाजन होता है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित यानी कि पुराने स्थित कोशिकाओं से ही होता है। इन्होंने क्या कहते हैं? सबसे पहले इन्होंने क्या कहते हैं? सबसे पहले क्या कहा? सबसे पहले कहा कि कोशिका क्या होती है? कोशिका विभाजित होती है। कोशिका विभाजित होती है। और क्या कहते हैं? कि नई कोशिकाओं का निर्माण होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं से ही होता है। पूर्व स्थित कोशिकाओं से होता है। तो इन्होंने क्या किया कि बता दिया कि कैसे होता है। तो ये क्या कहें? तो इन्होंने सबसे पहले बोला कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के आधार पर होता है। तो इनके द्वारा दिए गए कौन कौन से थे दोस्त? तो इनके अनुसार बताए गए कि क्या था? तो इनके अनुसार कोशिका विज्ञान की मुख्य बातें इन्होंने बताएं। कोशिका विज्ञान की मुख्य बातें इन्होंने क्या किए? बोले कोशिका विज्ञान की मुख्य बातें क्या क्या बताएं? बातें इन्होंने बोले कि प्रत्येक जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से मिलकर बने होते। क्या बोले? कि प्रत्येक जीव कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। और क्या कहें दोस्त रुडोल्फ विर्चो ने? और क्या कहें कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं से होता है। इन्होंने क्या बोले? कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं से होता है। नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं से होता है। तो और तीसरा क्या बोले? कि जिस विधि द्वारा कोशिका का निर्माण होता है उसमें मुख्य अभिकर्ता क्या होता है? केंद्रक होता है। जिस विधि द्वारा कोशिका का निर्माण होता है उसमें मुख्य अभिकर्ता कौन होता है? मुख्य अभिकर्ता केंद्रक होता है। कौन होता है? तो केंद्रक होता है। तो इन्होंने क्या बोले? ये तीन बातें बोले। क्या बोले? सबसे पहले बोले कि इन्होंने क्या कहे कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं यानी पुरानी कोशिकाओं से ही होता है। उसके अनुसार इन्होंने कोशिका विज्ञान का मुख्य बातें बोले। कौन कौन बातें बोले? कि प्रत्येक जीव कोशिका एवं कोशिका उत्पाद से बने होते हैं और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं से होता है। जिस विधि द्वारा कोशिका का निर्माण होता है उसमें मुख्य अभिकर्ता आपका न्यूक्लियस केंद्रक होता है। तो ये रहा क्या दोस्त? तो कोशिका सिद्धांत के बारे में, सेल थ्योरी के बारे में। तो यहाँ से क्वेश्चन किस तरीका से बन सकते हैं? तो यहाँ से बोल सकता है कि प्रत्येक जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। यह शब्द किसने बोला? तो किसने बोला दोस्त? रुडोल्फ विर्चो ने। कब? 1855 में। उसके बाद आ सकता है जिस विधि द्वारा कोशिका का निर्माण होता है उसमें मुख्य अभिकर्ता केंद्रक होता है। तो ये शब्द किसने कहे? तो कौन कहे? रुडोल्फ विर्चो ने। कौन कहे? रुडोल्फ विर्चो ने। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं या ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि कोशिका विज्ञान की मुख्य बातें बोल देगा और आपको इसमें दूसरा एक और ऑप्शन दे देगा और इसके अनुसार आपको राइट आंसर वहाँ देखकर मारना होगा। तो इसके बारे में हम लोग समझ लिए सेल थ्योरी के बारे में। और जो हम लोग आज का फिर नेक्स्ट
पॉइंट है किसके बारे में, प्रोटोप्लाज्म के बारे में अब हम लोग समझते हैं। तो चलिए इतना हम लोग मिटा लेते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो अब हम लोग किसके बारे में समझेंगे, अब हम लोग जीवद्रव्य के बारे में यानी कि प्रोटोप्लाज्म के बारे में समझेंगे। तो चलिए हम लोग लिखते हैं क्या दोस्त, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीवद्रव्य, जीवद्रव्य, इसके बारे में अब हम लोग समझने वाले हैं। दूसरे हम लोग को सेल के बारे में, कोशिका के बारे में समझ गए हैं, सेल थ्योरी के बारे में समझ गए हैं, और प्रोटोप्लाज्म के बारे में अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया दोस्त, शब्द किसने दिया, यानी सबसे पहले कि नामकरण किसने किया, नामकरण इसका किसने किया दोस्त, नामकरण किया किसने, पुरकिंजे ने, पुरकिंजे ने, पुरकिंजे ने कब किया, 1839 में। कब किया दोस्त, 1839 में। उसके बाद इसका खोज किसने किया दोस्त, तो इसका खोज किया किसने दोस्त, तो डुजार्डिन ने, किसने, डुजार्डिन ने, डुजार्डिन ने क्या किया, इसका खोज किया। उसके बाद इसका शब्द किसने दिया, शब्द किसने दिया, तो इसका शब्द दिया किसने, जैनसन ने, किसने, जैनसन ने, जैनसन ने, जैनसन ने क्या किया, इसका शब्द दिया। उसके बाद प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, तो इसे क्या कहते हैं, जो प्रोटोप्लाज्म में होता है, जीवन की सारी जैविक क्रियाएं किस में होती है, प्रोटोप्लाज्म में ही होती है। इसे क्यों कहते हैं, तो इसे जीवन का आधार कहते हैं। क्या, इसे जीवन का भौतिक अधिकार कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवन का भौतिक आधार कहते हैं प्रोटोप्लाज्म को। तो इसे जीवन का भौतिक आधार क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जीवों की सारी जो भौतिक क्रियाएं होती है इसी में होती है। किसमें, सारी जैविक क्रियाएं किसमें होती है, प्रोटोप्लाज्म के द्वारा ही होती है, जिसके कारण इसे क्या, तो जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। तो जीवन का भौतिक आधार प्रोटोप्लाज्म को किसने कहा, तो हेक्सले ने कहा। किसने कहा दोस्त, हेक्सले ने कहा। किसने कहा, हेक्सले ने कहा। प्रोटोप्लाज्म कैसा होता है दोस्त, प्रोटोप्लाज्म कैसा होता है, तो यह तरल पारभासी गाढ़ा रंगहीन और कैसा होता है, रंगहीन और वजन युक्त क्या होता है, पदार्थ होता है। वजन युक्त पदार्थ होता है। वजन युक्त पदार्थ क्या होता है, वजन युक्त पदार्थ होता है। यह कैसा होता है, यह अर्धपरागम्य होता है। क्या होता है, यह अर्धपरागम्य होता है। यह अर्धपरागम्य होता है। कौन, तो जीवद्रव्य। कौन दोस्त, तो जीवद्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म के बारे में क्या हम लोग समझे हैं, और प्रोटोप्लाज्म के बारे में समझे हैं कि यह कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रोटोप्लाज्म 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं दोस्त, तो कौन कौन होते हैं, तो इसका जो एक पहला होता है, कौन होता है, केंद्रक द्रव्य, कोशिका द्रव्य। क्या दोस्त, कोशिका द्रव्य। यह 2 प्रकार के कौन कौन होते हैं, कोशिका द्रव्य। और दूसरा क्या है आपका, केंद्रक द्रव्य। कौन है दोस्त, तो केंद्रक द्रव्य। यानी कि ऐसे बोल सकते हैं कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है, जीवद्रव्य होता है, वह 2 चीजों से यानी कि दो चीजों से मिलकर बना है। कौन कौन, कोशिका द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म बराबर लिख लेंगे क्या दोस्त, प्रोटोप्लाज्म जो मिलकर बना, प्रोटोप्लाज्म बराबर क्या हो जाएगा, कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य। क्या दोस्त, प्लस केंद्रक द्रव्य। तो ये दोनों चीजों से क्या है, मिलकर यह बना है। कौन, तो प्रोटोप्लाज्म। तो सबसे पहले इसको हम लोग फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं कि यह क्या है दोस्त, आपका कोशिका झिल्ली हो गया, और इसके बीच में न्यूक्लियस हो गया, और इसके जो बीच वाला भाग होता है तरल गाढ़ा प्रभासी रंगहीन, ये क्या होता है, तो कोशिका द्रव्य होता है। क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य होता है। और यह क्या होता है आपका, केंद्रक। क्या होता है दोस्त, तो केंद्रक क्या होता है, केंद्रक। यह क्या होता है, कोशिका झिल्ली। क्या होता है, कोशिका झिल्ली। तो केंद्रक द्रव्य कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं दोस्त, तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में जो पदार्थ जो पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। और केंद्रक द्रव्य किसे कहते हैं, जो यह केंद्रक के अंदर पाया जाता है। यह केंद्रक द्रव्य केंद्रक के अंदर पाया जाता है। और कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच वाले भाग को क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका
द्रव कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि प्रोटोप्लाज्म में जो पदार्थ पाया जाता है जिससे यह मिलकर बना होता है, कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, उसका मात्रा इसमें कितना होता है। तो सबसे पहले कि जल का इसमें मात्रा कितना होता है दोस्त, सबसे पहले कि कितने तत्वों से मिलकर बना होता है, कितने, तो इसका 99% जो भाग होता है, इसका 99% भाग होता है 4 तत्वों से मिलकर बना होता है, 4 तत्वों से बना होता है। पहला क्या होता है, हाइड्रोजन। क्या होता है दोस्त, हाइड्रोजन कितना परसेंट होता है, 76%। उसके बाद दूसरा क्या होता है, कार्बन। कितना परसेंट, तो कार्बन कितना 10.5%। उसके बाद क्या होता है, सॉरी दोस्त, यहाँ क्या होगा, ऑक्सीजन। क्या दोस्त, सबसे पहले ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन कितना परसेंट होता है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है 76%, कार्बन 10.5%। और तीसरा में क्या होता है आपका, तीसरा में होता है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कितना परसेंट होता है, यह होता है 10%। उसके बाद क्या हो जाता है, नाइट्रोजन। क्या दोस्त, नाइट्रोजन इसमें कितना परसेंट होते हैं, तो 2.5% इसमें उपस्थित होते हैं। तो इतना जो होते हैं मुख्य 4 तत्वों से मिलकर बना होता है, कौन, तो आपका प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव। और इसमें जल की मात्रा कितनी होती है, इसमें जीव द्रव का संपूर्ण, इसमें जल का मात्रा का कितना होता है, जल का मात्रा 80% होता है। 80% इसमें क्या पाया जाता है, पूरा जीव द्रव का इसमें जल पाया जाता है। किसमें, जीव द्रव का कितना परसेंट भाग जल पाया जाता है, तो 80%। इसमें जो होता है अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिकों का अनुपात कितना होता है, यौगिकों का अनुपात कितना होता है दोस्त, तो 81 अनुपात कितना होता है, 19 होता है। 81 अनुपात कितना, 19 होता है। तो प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव से रिलेटेड जितना भी पॉइंट बनते थे हम लोग इसमें लिखने का प्रयास किए हैं डायग्राम के माध्यम से, और समझाने का प्रयास किए हैं। तो चलिए यहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ से बोल सकता है कि जो जीव द्रव का जो 99% भाग होता है उनमें से 4 तत्वों से मिलकर बने होते हैं, उसमें हाइड्रोजन कितना परसेंट होता है। तो इस तरीके से आप याद से रख सकते हैं कि हाइड्रोजन 10% होता है, ऑक्सीजन 76% होता है, नाइट्रोजन 2.5% होता है। और पूछ सकता है कि कोशिका द्रव किस किस चीज़ों से मिलकर बना है, तो जीव द्रव किस किस चीज़ों से मिलकर बना है, तो किससे, कोशिका द्रव प्लस केंद्रक द्रव से मिलकर बना होता है। जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। क्या कहते हैं, भौतिक आधार कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जीवों की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा क्या होती है, संपन्न होती है। तो यह बात किसने बोला था दोस्त, कि जीवन का भौतिक आधार है कौन, प्रोटोप्लाज्म हेक्सले ने। तो इस तरीके से आप ये सभी चीज़ों को याद रखिएगा। और यहाँ से किस तरीके से पूछ सकता है कि अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिकों का अनुपात किसमें, जीव द्रव में कितना होता है, तो 81 अनुपात 19। उसके बाद आपसे यहाँ से यह भी पलट सकता है कि कार्बनिक और अकार्बनिक, पहले कार्बनिक दे सकता है उसके बाद अकार्बनिक, तो क्या हो जाएगा, इसका अनुपात भी पलट जाएगा। तो इस तरीके से ध्यान में रखिएगा इसको। तो हम लोग आज के जो हम लोग का क्लास था किस टॉपिक पर था, रिवीजन क्लास था। तो सेल के बारे में था, सेल के बारे हम लोग समझे, सेल थ्योरी के बारे में था, तो सेल थ्योरी के बारे हम लोग लिख लिए। और किसमें, प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव के बारे में हम लोग को समझना था, तो जीव द्रव को भी हम लोग पढ़ लिए। तो यह इस वीडियो में बस इतना ही। हम लोग आज अच्छे तरीके से पढ़ने का और समझाने का मैं भी प्रयास किया हूँ। तो आज के वीडियो में बस इतना है दोस्त। तो अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें और फॉलो करें।